तर्कों के कारण अपने स्कूल से निकाला गया, देश से भी निकाला गया। न सिर्फ अपने देश से निकाला बल्कि 21 देशों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। कई लोग उन्हें सेक्स गुरु के नाम से भी जानते हैं। ओशो के ओशो बनने की शुरुआत उनके जीवन से कई हजारों साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 16 साल की उम्र में उनकी गर्लफ्रेंड शशि की मृत्यु हो गई। उन्हें शराब, सिगरेट, यहाँ तक कि वेश्या से मिलने की भी अनुमति दे रखी थी। 1966 में दिए एक कंट्रोवर्शियल प्रवचन के कारण उन्होंने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दिया, जो बाद में उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर के रूप में प्रकाशित हुई। उसी समय अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट अपने चरम पर था। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। 13 जून 1981 को लगभग $5.75 मिलियन में यह डील हुई। उन्होंने रजनीशपुरम में कई तरह के प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। उस समय ओशो के पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस थी, जो उनके अनुयायियों ने भेंट स्वरूप दी। वो 12 दिन तक अमेरिका की जेल में रखा गया। नाम का धीमा जहर देना चालू कर दिया था। भगवान भारत उतरे, यहाँ पर भी उनके शिष्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। आप सबने अपने बचपन में इस तरह की हरकत तो जरूर की होगी। एक 11 साल का बच्चा अपने स्कूल में अपने शिक्षक से कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। तब शिक्षक पूछते ही है कि क्यों चाहिए। तब उसने कहा कि पेट में दर्द है। तब शिक्षक ने कहा कि पेट में दर्द हम कैसे जान ले कि आपके पेट में दर्द है? ना ही हम उसे छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। और शिक्षक ने कहा कि हम उसी बीमारी पर छुट्टी देंगे जो बीमारी हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। बेचारा बच्चा चुपचाप बैठ गया। अगले दिन वह घर से जल्दी निकलकर अपने स्कूल के आगे आम के पेड़ पर बैठ जाता है। वही शिक्षक जब आम के पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तब वह आम ऊपर से फेंकता है और शिक्षक के सिर में मारता है। शिक्षक के लगती है और शिक्षक उसे ऊपर देखते हैं। तब वह बच्चे को नीचे बुलाते हैं। वो चुपचाप नीचे उतर जाता है और भागता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है। तब शिक्षक पूछते हैं कि मुझे क्यों मारा, अब मुझे दर्द हो रहा है। तब वो कहता है कि कहाँ है दर्द, मुझे बताओ। अगर मैं उसे देख सकता हूँ, छू सकता हूँ तो मैं आपकी हर सजा मानने को तैयार हूँ। लेकिन शिक्षक को पता चल गया था कि वो कल वाली बात को दोहरा रहा है, क्योंकि कल शिक्षक ने कहा था कि पेट में दर्द हम देख नहीं सकते हैं। वही आज कह रहा है कि कहाँ है दर्द, आप बताओ। तब शिक्षक परेशान होकर वहां से चले गए। यही बच्चा अपने ऐसे तर्कों के कारण अपने स्कूल से निकाला गया। दिन निकलते गए, जब वो कॉलेज पहुंचा तो अपने ऐसे ही तर्कों के कारण, प्रोफेसर से झड़प के कारण उसे कॉलेज से भी निकाला गया। जब वह बड़ा हुआ तब देश से भी निकाला गया। न सिर्फ अपने देश से निकाला बल्कि 21 देशों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान रजनी से, जिन्हें दुनिया ओशो समेत कई अन्य नामों से जानती है। कई लोग उन्हें सेक्स गुरु के नाम से भी जानते हैं। जो लोग उन्हें सेक्स गुरु के नाम से जानते हैं, उन्होंने ओशो के प्रवचन जो 1969 में बंबई में दिए थे, उनका बहुत संकीर्ण अर्थ पकड़ा है। आज हम इस एपिसोड के माध्यम से उनके जीवन और विवादित कालखंड के बारे में विस्तार से समझने और आपको समझाने की कोशिश करें। ओशो के ओशो बनने की शुरुआत उनके जीवन से कई हजारों साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। सिक्किम के रुमटेक मठ में रामा कर्मापा ने ओशो के पिछले जन्म के बारे में एक वृतांत साझा किया। उनके अनुसार ओशो का पूर्व शरीर पंगन पावल नाम से जाना जाता है। तिब्बत की एक एकांत गुफा में 99 में से 97 के रूप में ओशो का शरीर संरक्षित है। 700 साल पहले हुए पिछले जन्म में ओशो तिब्बत के पहाड़ों में एक रहस्यमयी विद्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। उस जीवन में ओशो श्रद्धेय तिब्बती के अवतार 7 शताब्दियों पहले पंगन पावल एक गहन आध्यात्मिक साधना में लगे थे। 3 दिन उनके अवतार में पूरे होने के लिए नियत थे। ओशो के बचपन वर्तमान जीवन में हुई एक रोचक घटना इस आध्यात्मिक यात्रा की याद दिलाती है। जन्म के बाद नवजात ओशो ने पहले 3 दिनों तक अपना माँ का दूध स्वीकार नहीं किया। जो भी उन्हें दूध जबरन पिलाता वह उसे थूक देते थे। अजीबोगरीब व्यवहार के कारण उनका परिवार चिंतित था, लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने इसे संत स्वभाव का संकेत माना। परिवार को घबराने की सलाह नहीं दी और कहा कि इस बच्चे के रूप में आपके परिवार में एक महान संत ने जन्म लिया है। उनका गला सूखने से बचाने के लिए ओशो को गर्म दूध पिलाने का सुझाव दिया। यह वृतांत बाद में ओशो की मां ने वसंत जोशी को सुनाया,
जो कि ओशो की जीवनी लिख रहे थे। इस प्रकार जन्म से ही ओशो का जीवन रहस्य और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। बहरहाल मुझे उनके पुराने जीवन की कहानी से ज्यादा वर्तमान जीवन में रुचि है, क्योंकि ओशो ने ही कहा था कि कहानी पर विश्वास मत करें जब तक आप उसे जान नहीं लेते। आगे हम राजा से चंद्रमोहन जैन और चंद्रमोहन जैन से ओशो तक के इस सफर को अलग अलग कालखंड में समझेंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ओशो के बनने की शुरुआत ओशो के जन्म से पहले से ही हो चुकी थी। ओशो के इस विद्रोही तार्किक जीवन की शुरुआत का श्रेय हमें उनकी नानी को देना चाहिए, क्योंकि ओशो की नानी का जन्म खजुराहो के एक तांत्रिक परिवार में हुआ था। वो किसी धर्म और भगवान को नहीं मानते। वो बिना किसी विशेष धर्म का पालन किए ध्यान और साधना किया करती थी। एक बार की बात है, जब ओशो अपनी नानी के यहाँ आंगन में सो रहे थे, तब उनके सीने पर एक सांप आकर बैठ गया। तब ओशो की नानी ने उसे भगाया नहीं, बल्कि पास आकर बैठ गई और मंत्र पढ़ने लगी। वो सांप अपने आप चला गया था। तब ओशो को समझ में आया कि शांति कितनी बड़ी ताकत है और यह जीवन में कितनी ही जरूरी है। नानी ने ओशो का पालन पोषण अपने तरीके से किया। उन्होंने शराब, सिगरेट, यहाँ तक कि वेश्या से मिलने की भी अनुमति दे रखी थी। ओशो की नानी ओशो से इतना प्यार करती थी कि उस समय किडनैपिंग की एक खबर चलती थी। तब ओशो के लिए उन्होंने एक गनमैन साथ रखा ताकि उसे कोई किडनैप न कर पाए। ओशो और उनकी नानी घंटों तक बातें किया करते थे और उनकी नानी लगातार ओशो को बिना टोके सुना करती थी। तब उनके लिए सिर्फ वो राजा थे। वर्षों बाद जब रजनीश गाडरवाड़ा उनकी नानी का घर छोड़कर जाने लगे, तब उनकी नानी उनके अलगाव से जूझ रही। उन्होंने उनसे हर महीने मिलने, रोजाना दूध पीने और किताबें खरीदते रहने का वादा करवाया। उन्होंने ओशो को खजुराहो जाकर मंदिर और उनकी नक्काशी देखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। एक अनमोल बक्सा खोलकर नानी ने ओशो को अपने पिता से मिली 4 अनोखी किताबें दी, जो संभवतः कपड़े में लिपटी हस्तलिखित पांडुलिपियां थी। यानबेड, ओशो की एक सन्यासी, इस क्षण का सजीव वर्णन करती है। नानी कहती है, मेरे पास तंत्र पर ये अमूल्य पुस्तकें हैं जो मुझे मेरे पिता ने दी थी, लेकिन अनपढ़ होने के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। मैंने इन्हें तुम्हारे लिए यानी रजनीश के लिए संरक्षित कर रखा था। अब तुम एक वयस्क हो और इन्हें पढ़ सकते हो। यह आपके लिए उनमें छिपे रहस्यों को जानने का समय है। भगवान शिव के तंत्र सूत्रसंटी के पेड़ से बने कागजों पर लिखे हुए थे। 1953 में अपने ज्ञान के बाद ओशो ने गाडरवाड़ा में अपनी नानी से मुलाकात की। नानी ने तुरंत पहचान लिया कि राजा अब पहले जैसा नहीं रहा है। ओशो ने नानी को अपनी पहली शिष्या कहा। दुख की बात यह है कि 1970 में उनकी नानी का निधन हो गया। अब मैं कैसे नहीं कहूँ कि राजा से ओशो बनने में सबसे बड़ा योगदान उनकी तांत्रिक नानी का नहीं था। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 में कपड़े के व्यापारी बाबूलाल जैन और सरस्वती बाई जैन के यहाँ मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। उनका बचपन, जैसा कि आप जान चुके हैं, उनकी नानी के यहाँ बीता। वो 11 भाई बहन थे और सबसे बड़े ओशो खुद थे। अब ओशो अपनी नानी के घर से अपने माता पिता के घर यानी कुचवाड़ा आ गए थे। अब उन्हें स्कूल जाना था और अपने भविष्य की दिशा तय करनी थी। ओशो ने बचपन से ही न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं को कड़ी चुनौती दी, बल्कि रूढ़िवाद सोच को भी अपने तर्कों से कड़ी टक्कर दी। ओशो को अपने नाना नानी के यहाँ राजा कहकर पुकारते थे, लेकिन जब उन्हें स्कूल जाना था तब उनका नाम परिवर्तन करना था। तब ओशो ने जिद करके कहा कि मेरा ऐसा नाम होना चाहिए जो आज तक किसी का न रहा हो। तब उनके चाचा शकर ने, जो कि कवि थे, उन्होंने कई दिनों की खोजबीन के बाद एक नया नाम गढ़ा, रजनीश चंद्रमोहन जैन। इसका मतलब है चंद्रमा का राजा यानी रात्रि का स्वामी। ओशो को बचपन से ही ढीले कपड़े और बड़े बाल रखने का शौक था। अक्सर उनके पिताजी को लोग कहा करते थे कि बेटी किसकी है। ओशो के पिताजी ने एक बार कहा कि अपने बाल कटवा लो। तब ओशो गए और अपने पूरे बाल कटवा लिए। तब उनके यहाँ वही लोग आते थे और कहते थे कि बेचारे बच्चे की इतनी कम उम्र में पिताजी की मृत्यु हो गई। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओशो को अपनी दुनिया बनाने का शौक था। उन्हें दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओशो की मृत्यु के प्रति तब और चिंता बढ़ गई जब 16 साल की उम्र में उनकी गर्लफ्रेंड शशि की मृत्यु हो गई। शशि उनके गाँव के डॉक्टर शर्मा की बेटी थी। शशि और ओशो को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी प्रेम कहानी चुराए हुए पलों और फुसफुसाए हुए वादों से चिन्हित थी। लेकिन दुख की बात यह रही कि ये खूबसूरत बंधन तब टूट गया जब 14 साल की उम्र में शशि की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। अपनी नानी और फिर अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बाद ओशो को मृत्यु और जीवन को लेकर धारणा ही बदल गई। उन्होंने अपने माता पिता और परिवार से दिए गए शादी के सुझाव का भी विरोध किया। जब वह परिवार और अपने माता पिता से नहीं माने, तब ओशो के पिताजी के दोस्त को कहा गया कि ओशो को मनाए शादी के लिए। तब ओशो ने उनसे कहा कि हम दोनों शादी के इस विषय पर बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। अगर आप जीत गए तो मैं शादी कर लूंगा और अगर आप हार गए तो आपको तलाक करना होगा। इस बात से हम उनके तर्क और अपनी क्लियर थिंकिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। ओशो को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि ओशो ने अपने जीवन काल में करीब 1.5 से 2 लाख किताबें पढ़ी है। यह असंभव सा लगता है, लेकिन ओशो के पढ़ने और समझने का तरीका थोड़ा अलग था। मतलब एक दिन में वह 8 से 10 किताबें पढ़ते थे। बचपन में जब वह गाडरवाड़ा की लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तब लाइब्रेरी का नियम था कि एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 2 ही किताबें इशू करवा सकता है, लेकिन ओशो एक दिन में 6 किताबें इशू करवाते थे। 2 अपने मित्र के नाम,
दो अपने चाचा के नाम और दो खुद के नाम, और तीनों के साइन वो खुद कर देते थे। गाडरवाड़ा की लाइब्रेरी में उनके सिग्नेचर अब भी मौजूद है। ओशो अक्सर अपने स्कूल में जो वो किताबें पढ़ते थे उनके ऊपर टिप्पणी भी किया करते थे, उनके ऊपर डिस्कशन भी किया करते थे। ओशो ने 1951 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद जबलपुर में हितकर्णी कॉलेज में दाखिला लिया। 1951 से 1953 तक वह दर्शन शास्त्र पढ़े। एक बार दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर से बहस होने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, या यूं कहिए कि कॉलेज से निकाल दिया गया। फिर 1955 में डीएन जैन कॉलेज में बीए इन फिलोसॉफी में दाखिला लिया, इस शर्त पर कि आगे वो इस कॉलेज में तर्कशास्त्र की कक्षा में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद भगवान रजनीश ने 1957 में सागर विश्वविद्यालय, जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, एमए की अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने प्रथम श्रेणी का सम्मान प्राप्त किया और अपने स्नातक कक्षा के अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक रहे। अपनी एमए की डिग्री पूर्ण करने के बाद 1958 में जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने 1966 तक पढ़ाया। अपने इस प्रोफेसर पद के दौरान ही वह संपूर्ण भारत में अपनी आध्यात्मिक यात्रा का दौरा कर रहे थे। वह लगातार दर्शन पर प्रवचन दे रहे थे। 1966 में दिए एक कंट्रोवर्शियल प्रवचन के कारण उन्होंने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दिया और अपने आध्यात्मिक गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर हुए। वो लगातार यात्राएं करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि ओशो को नरम बिस्तर पर उस समय नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो लगातार ट्रेन में सोते थे, लगातार ट्रेन में सफर कर रहे थे। 1968 का वो समय जो ओशो की प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण समय कहा जा सकता है, क्योंकि ओशो ने बंबई में 28 अगस्त से अपने सार्वजनिक प्रवचनों की एक श्रृंखला शुरू की थी, जो बाद में उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर के रूप में प्रकाशित हुई। यह श्रृंखला उस समय बहुत ही ज्यादा विवादास्पद रही, खासकर सेक्स और धर्म के बारे में उनके विचार पर, और उस समय के प्रेस ने उनको सेक्स गुरु का टैग दिया, और आज भी दुनिया भर में कई लोग उन्हें सेक्स गुरु के नाम से ही जानते हैं। इस श्रृंखला ने उन्हें और अधिक प्रसिद्धि दिलाई, जिसके कारण अनुयायियों की संख्या और विवाद बढ़े। विवाद के बावजूद भी वार्ता में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन बाद में इस श्रृंखला को भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम के मालिक ने रद्द करवा दिया। लेकिन ओशो अपना तीर छोड़ चुके थे। यह समय ओशो के करियर का सबसे महत्वपूर्ण समय था। अब ओशो को सुनने वाले की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 1970 तक ओशो ने हिमालय की तलहटी में स्थित कुल्लू मनाली में एक ध्यान शिविर का आयोजन किया। 26 सितंबर को उन्होंने अपने शिष्यों के पहले समूह को दीक्षा दी, जिन्हें वो नव सन्यासी कहते थे। इस समय तक ओशो लोकप्रिय होने और जबलपुर से बंबई तक लगातार यात्रा के कारण वह बंबई ही शिफ्ट हो गए। वहाँ कुछ महीनों तक सीसीआई यानी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के चेंबर्स में हिम्मत भाई के अपार्टमेंट में रहे। बाद में उनके शिष्यों की बढ़ती संख्या और स्थान की कमी के कारण शिष्यों ने मिलकर पेडर रोड पर वुडलैंड अपार्टमेंट, जो उस समय बंबई का सबसे बड़ा अपार्टमेंट कहा जाता था, उसे खरीद लिया, जो 3500 वर्ग फुट का था। ओशो समेत वहाँ कई अन्य लोग भी रहते थे जो ओशो की किताबें और उनके प्रवचन पर काम करते थे। उसी समय अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट अपने चरम पर था। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसके कारण ओशो की किताबें और उनके प्रवचन अंग्रेजी सहित कई अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट होने लगे, जिससे ओशो के अनुयायियों की संख्या और तेजी से बढ़ने लगी। यह हुजूम अमेरिका की ओर से आने लगा। विदेशी लोग ओशो के प्रवचन के लिए लगातार भीड़ लगाए रखते थे। बंबई का अपार्टमेंट अब छोटा पड़ने लग गया था, क्योंकि अनुयायियों की संख्या और तेजी से बढ़ने लग गई थी। लेकिन ओशो ने अपने प्रवचन नहीं रोके। अब तक ओशो आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन ओशो ने अब खुद को भगवान कह दिया था। अब वो भगवान श्री रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वे और उनके शिष्य बड़ी जगह की तलाश में थे, क्योंकि अनुयायियों की संख्या और बढ़ने लग गई। 1974 में वे अपने अनुयायियों के साथ कोरेगांव पार्क पुणे में स्थापित हो गए। वहां लगातार ओशो अपने प्रवचन दे रहे थे। काम बहुत तेजी से चल रहा था। पश्चिम से अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते ओशो और उनकी संस्था पर सरकार की निगाहें लगातार थी, और अन्य भारी लोग आश्रम पर यौन समेत कई अन्य आरोप लगाते रहते थे। उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और ओशो के बीच तनाव था, क्योंकि मोरारजी देसाई ने ओशो के आश्रम पर सख्त रुख अपनाया था और उनकी गतिविधियों को खतरनाक और भारतीय संस्कृति के लिए हानिकारक माना। देसाई के प्रधानमंत्री रहते हुए ओशो के कार्यों की जांच भी की गई और उन्हें राजस्थान के कच्छ में जगह देने से इनकार कर दिया गया। पुणे के आश्रम में स्थापित होने के बाद भी सन्यासियों के लिए बहुत जगह कम पड़ने लग गई, क्योंकि पश्चिम और अलग अलग देशों से लगातार संख्या बढ़ रही थी। अब सन्यासी अलग अलग जगह पर टेंट लगाकर रहने लगे। ठंड और बरसात में उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ओशो के प्रमुख सन्यासियों ने रजनीश आंदोलन को विस्तार देने और सही व्यवस्था करने का फैसला किया। बहरहाल ओशो के अनुयायियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगन के वास्को काउंटी में लगभग 64,000 एकड़ जमीन खरीद ली। अमेरिका की इस विस्तार योजना में महत्वपूर्ण हाथ उनकी अगली सेक्रेटरी माँ आनंद शीला और उनके पति हैरिस सिल्वरमैन का था। उन्होंने अमेरिका सरकार की कानूनी कार्रवाई और कागजी प्रक्रिया पूरी की। 13 जून 1981 को लगभग $5.75 मिलियन में यह डील हुई। उसी वर्ष 19 अगस्त को ओशो पूर्ण रूप से ओरेगन सिटी, जो अब रजनीशपुरम में बदल गई थी, वहां पर चले गए। रजनीशपुरम को बनाने के लिए ओशो के सन्यासियों ने अपना सब कुछ लगाया था।
एक सुनसान रेगिस्तान को आलीशान सिटी में तब्दील कर दिया था, जहां अपनी खुद की हवाई पट्टी से लेकर हर बुनियादी चीज थी, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड और सब कुछ फ्री था। ओशो रजनीशपुरम तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां उन्होंने अपने प्रवचन नहीं दिए, क्योंकि ओशो ने अगस्त 1981 से लेकर 1984 तक लगभग 3.5 साल का सार्वजनिक मौन व्रत रखा था, जहां उन्होंने अपने प्रवचन और सार्वजनिक वार्तालाप बंद कर दिए थे। इसी बीच मां आनंद शिला ही रजनीशपुरम की देखभाल करती थी। उन्होंने रजनीशपुरम में कई तरह के प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। रजनीशपुरम में बेसमेंट बनाने भी शुरू कर दिए थे। ओशो का मानना था कि जब परमाणु युद्ध होगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी का फायदा उठाकर मां आनंद शिला ने अमेरिका के अनाथ व्यक्तियों को रजनीशपुरम में आमंत्रण दिया, जिससे वे अमेरिका की राजनीति में हिस्सा ले सके, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय रोनाल्ड रीगन की सरकार भड़क गई, क्योंकि इससे पहले रजनीशपुरम की तरह ही 1955 में जिम जेम्स ने अपना एक शहर बसाया। इसी कारण रीगन की सरकार को यह डर था कि यह केंद्र की राजनीति में प्रवेश न कर जाए, क्योंकि उनके अनुयायियों की संख्या भारी मात्रा में थी और रजनीशपुरम आर्थिक रूप से भी मजबूत था। उस समय ओशो के पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस थी, जो उनके अनुयायियों ने भेंट स्वरूप दी थी। यह सब देखकर अमेरिका में रीगन की सरकार हिल गई और ओशो को 12 दिन तक अमेरिका की जेल में रखा गया और कहा कि हम आपको बिना किसी सबूतों के भी अंदर रखेंगे ट्रायल के रूप में, और कहेंगे कि आपने देश विदेश से बिना वीजा के अपने शिष्यों को बुलाकर अमेरिका कानून का उल्लंघन किया है। आपको यह साबित करने में कि आप निर्दोष हैं कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तब तक आपका कम्यून आपके बिना नष्ट हो जाएगा या हम उसे बर्बाद कर देंगे। फिर हम आपको बाइज्जत आपके मुल्क भारत भेज देंगे। ओशो के शिष्यों को जब यह पता चला कि ओशो जेल में है, तब वो नाराज नहीं हुए। उन्होंने ओशो के लिए फूल, गमले और इस तरह की चीजें भेजी। राष्ट्रपति भवन में भी कई शिष्यों ने फूल भेजे। जिस जेल में ओशो बंद थे, वहाँ के जेलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने पहली बार देखा किसी असंवैधानिक गिरफ्तारी का विरोध बिना हिंसा और उग्र प्रदर्शन के हुआ है। जेलर ने अपनी किताब में लिखा कि वो 12 दिन जब ओशो जेल में थे, उनकी जेल चर्च में बदल गई थी। अमेरिका सहित दुनिया के कोने कोने से गुलदस्ते, फूल और गमले आ रहे थे। वहाँ के जज और पुलिसकर्मी हैरान थे। तब वहाँ के जजों ने ओशो से कहा कि हम असामान्य रूप से चकित थे। हमने स्पेशल फोर्सेस बुला रखी थी, क्योंकि आपके शिष्य लाखों की तादाद में है। प्रदर्शन उग्र भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो सब उम्मीद के विपरीत हो रहा है। यह कैसा विरोध है? तब ओशो ने कहा। ओशो 30 अक्टूबर 1984 को अपना मौन व्रत तोड़ चुके थे। उस समय मां आनंद शिला ओशो को छोड़कर यूरोप चली गई थी। तब ओशो ने अपना मौन व्रत तोड़कर प्रेस से बात की और कहा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उन्हें ज्ञात नहीं है। शीला ने हमारे साथ फ्रॉड किया और हम मानते हैं कि यह सब गलत है। तब वहाँ की मीडिया ने ओशो और शीला के लिए गैंग्स ऑफ फैसिस्ट लिखा। प्रदर्शन उग्र नहीं हुआ, जिसके लिए ओशो ने कहा कि यह मेरी दी हुई शिक्षा है। वो जैसा प्रदर्शन करेंगे, असल में वो मुझे, मेरे आचरण और मेरी शिक्षा को ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि लाखों शिष्यों में से किसी ने कोई हंगामा नहीं किया था। इस तरह की घटना एक बार भारत में भी हुई थी। एक बार ओशो अपना प्रवचन दे रहे थे, तब बीच में एक व्यक्ति उठा और कुछ कहने लगा। तब ओशो उसको सुनते उसके पहले ही उसने चाकू निकाला और ओशो की तरफ फेंक मारा। गनीमत यह रही कि वो चाकू भगवान को नहीं लगा। खास बात इस वाक्य की यह है कि वह व्यक्ति पुलिस थाने में कंप्लेन करके आया था कि मैं ओशो को चाकू मार रहा हूँ और इस समय आप पहुंच जाना। उसके चाकू मारते ही तुरंत प्रभाव से पुलिस आई और उसे ले गई। वो ओशो को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को बचाने के लिए आई थी। 15,000 की भीड़ में एक भी व्यक्ति ने उस व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाया था। यही थी ओशो की शिक्षा, प्रेम और शांति से जीना। ओशो ने अमेरिका की तरह भारत में भी गांधी, नेहरू, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों में व्याप्त कुरीतियों का खुलेआम विरोध किया। लेकिन भारत में किसी नेता ने उन्हें जेल नहीं भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि ये आदमी इतना तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण है कि हमारी राजनीति शिकंजे में नहीं आ सके, न ही हम कभी इसका विरोध कर सकेंगे, क्योंकि हम आधारहीन हैं। अमेरिका की रीगन सरकार भी ये बात समझ गई थी। अंततः अमेरिका में ओशो को CIA ने थेलियम नाम का धीमा जहर देना चालू कर दिया था, क्योंकि जिसका तुम जवाब नहीं दे सकते उसको मारना ही बेहतर है। लेकिन उनके शिष्यों ने फिर भी कोई विरोध नहीं किया। इस तरह ओशो को 1985 में अमेरिका छुड़वा दिया और 4 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और 5 साल वापस न आने की सजा सुनाई गई। 17 नवंबर 1985 को भगवान भारत उतरे। यहाँ पर भी उनके शिष्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। अगले 6 हफ्ते तक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में रुके। फिर काठमांडू समेत कई अन्य जगहों की यात्रा करने के बाद 30 जुलाई 1986 को वह बंबई अपने शिष्यों से मिलने गए और अंत में जनवरी 1987 में वह अपने पुराने पुणे वाले आश्रम में चले गए। अब भगवान बाहर न जाकर अपने पुणे वाले आश्रम से ही प्रवचन देने लगे। 1 जनवरी 1988 के अपने प्रवचन में वे कहते हैं कि उनके शरीर में बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, जिसके कारण अमेरिका में दिए गए जहर का असर और अन्य सभी शारीरिक समस्याएं समाप्त हो गई। ओशो ने कहा कि 2500 साल पहले बुद्ध के पास एक व्यक्ति का शरीर, जिसका शरीर भविष्य में बुद्धत्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए वाहन बन गया, जिसके कारण उन्हें बुद्ध का पुनर्जन्म भी कहा गया। इस बात पर संदेह भी किया जा सकता है, क्योंकि यह बात काल्पनिक सी लगती है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि तब तक मत मानो जब तक आप जान नहीं जाते। ऐसे ही दिन बीतते गए और 19 जनवरी 1990 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे चंद्रमोहन जैन
भगवान के रूप में अपनी देह त्याग देते हैं। उनकी समाधि अब पुणे के ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट में उनके निवास लाओत्सो हाउस में बनाई गई है। समाधि पर एक स्मृति लेख है जिसमें लिखा है, ओशो न कभी पैदा हुए और न ही कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक इस धरती की यात्रा की। भारत की बौद्धिक संस्कृति का इतना बड़ा नाम जिसे हम एक वीडियो में कभी नहीं समझ सकते। ओशो सिर्फ एक नाम ही अपने आप में एक महाविषय है जिसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में हमने ओशो के जीवन और महत्वपूर्ण घटनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जब व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती है तब उसके साथ कई विवाद भी पनपते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छाई और बुराई से सीखते रहना है। अगर आप इसी तरह फिलोसोफर और अन्य फिलोसॉफी को समझना चाहते हैं तो हमारा न्यूज़लेटर जरूर पढ़ें। ओशो ने कहा है कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्ध स्थित है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।